वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा बचा हुआ भाग वर्ण विचार का दूसरा भाग प्रारंभ करते हैं। पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। अच्छा लगे कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जितना कल पढ़ा उससे आगे पढ़ते हैं। हम वर्णों का, व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे थे। अब नाद, कंपन या गूंज या घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं कि किसी भी वर्ण को बोलते समय कितनी आवाज़, कितनी गूंज हो रही है मुंह में, गले में, स्वर तंत्रियों में कितनी गूंज हो रही है, उसके आधार पर इन स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। इन आधार पर नाद या गूंज या कंपन या घोष के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया, अघोष और सघोष। अघोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ, मुंह, ये जो गले में है स्वर तंत्रियाँ, बोलने के जो तंत्र है, यंत्र है, इनमें कितना कंपन हो रहा है, झंकृत नहीं होती है, तो वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय यहाँ कंपन नहीं होता है स्वर तंत्रियों में, वे वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। घोष यानी गूंज, जिनमें गूंज नहीं है वे अघोष कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? अघोष वर्ण है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पहला वर्ण क और दूसरा वर्ण ख। च वर्ग है तो च वर्ग का पहला वर्ण च, दूसरा वर्ण छ। तो प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग है, वर्ग की बात की जा रही है, केवल 5 वर्गों की। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों से, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से, ये अघोष है। पहला दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का और तीनों प्रकार के से, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से, अघोष है। और सघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है, गूंज उत्पन्न होती है, कंपन होता है, वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष वर्ण कौन कौन से हैं? पहला दूसरा हमने अघोष में ले लिया, तो अब तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जैसे क वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा अंग है। तो प्रत्येक वर्ग पांचों ही वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और ये र ल व है। और सभी स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ ये सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का सघोष होता है। ये र ल व है सघोष होते हैं। अब देखते हैं, सारणी हम देख लेते हैं। घोष या नाद के आधार पर, गूंज के आधार पर, कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण सारणी देखते हैं। हमने लिखा था पहला दूसरा वर्ण अघोष होगा, तो प्रत्येक वर्ग का क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, पहला दूसरा क ख छ छ ट ठ ड त थ प फ, ये अघोष है। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष है। और उसके बाद में ये र ल व और सभी स्वर सघोष है। और हमने ये लिखा था अलग से कि स और स, तीनों प्रकार के सघोष होते हैं। तो ग्रीन में जो है वह अघोष है और पिंक कलर में जो कर रखे हैं वे सघोष है। अब आगे देखते हैं। विशेष है का ध्यान रखना है सघोष है, इसलिए पिंक कलर में है सघोष है, इसलिए पिंक कलर कर रखा है, तो ध्यान रखना है का। अब आगे देखते हैं हम। गूंज के आधार पर हमने देख लिया। अब प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु कहते हैं हम जो श्वास लेते हैं, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। किस वर्ण को बोलते समय वायु कितनी निकल रही है, मुंह से जो वायु निकलने वाली है, श्वास कितनी निकल रही है मुंह से, उसके आधार पर इन व्यंजनों का वर्गीकरण भी 2 प्रकार से किया गया है, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार से, मुख से श्वास की अल्प मात्रा यानी थोड़ी मात्रा ही बाहर निकले, वे वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से कम वायु बाहर निकले, तो वे वर्ण अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा विषम संख्या वाले वर्ण ले लो दोस्तों। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण है, विषम संख्या वाले वर्ण अल्प प्राण है। और ये र ल व और सभी स्वर ये अल्प प्राण होते हैं। ये र ल व
अल्प प्राण है, सभी स्वर अल्प प्राण है। बच्चे महाप्राण, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से प्राणवायु अर्थात श्वास की मात्रा ज़्यादा बाहर निकले, ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में बाहर निकले, वे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा, पांचवा विषम संख्या वाले हमने अल्प प्राण में रख लिए, तो बच्चे दूसरा और चौथा सम संख्या वाले हम महाप्राण में रख लेंगे। हम बोलकर देख लेते हैं। पहला क, अल्प मात्रा, थोड़ी मात्रा ही बाहर निकली है वायु की, क ख, दुगनी मात्रा बाहर निकल रही है तो महाप्राण हो गई। वैसे ही ग तीसरा अल्प प्राण में था, चौथा देखो घ, मात्रा ज़्यादा बाहर निकल रही है वायु की। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं और श, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स और है, ये महाप्राण वर्ण होते हैं। अब ये प्राणवायु के आधार पर सारणी हम देख लेते हैं। वही सारणी है, पहला वर्ण अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण और अल्प प्राण और महाप्राण। हम कह गए ऐसे लिखते हैं, उसे वर्गों तक वैसे ही खड़े ही लिखे और ये रह लव को इधर खड़ी लाइन में लिख ले और फिर बांट कर देख लेते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण 2 बार हो गया यहाँ पर और फिर वापस महाप्राण। तो पहला वर्ण प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण और ये रह लव और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और तीनों प्रकार के स, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य स महाप्राण होते हैं। और है का विशेष ध्यान रखना है महाप्राण है, रेड कलर में हो रहा है, लेकिन यह सघोष है, सघोष है और महाप्राण है, ये ध्यान रखना है। अब दोनों सारणी हम एक साथ प्रदर्शित कर लेते हैं ताकि समझने में स्पष्ट हो जाए और एक ही सारणी से दोनों ही भेद, दोनों ही वर्गीकरण एक साथ प्रदर्शित हो जाए। देखिए अघोष पहला दूसरा वर्ण और सघोष तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये सघोष है। ये ब्लैक कलर में देखो, 2 के ऊपर पहले दूसरे के ऊपर ब्लैक हो रहा है, ये अघोष है। बचा हुआ इधर अघोष हो गया, तीनों प्रकार के अघोष ब्लैक कलर में है और ये जो येलो कलर हो रहा है तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे और ये रहे लव पे और सभी स्वरों पे। तो सभी स्वर सघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा सघोष है, ये रहे लव सघोष है और सभी स्वर सघोष है। पहला दूसरा अघोष है और तीनों प्रकार के अघोष है। देखिए फिर प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। पहला अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है, तीसरा अल्प प्राण है, चौथा महाप्राण है। एक ही सारणी में हमारे दोनों ही भेद, दोनों ही वर्गीकरण स्पष्ट हो गए। है का विशेष ध्यान रखना है, लाल हो रहा है महाप्राण है लेकिन येलो कर दिया इसलिए सघोष भी है। यहाँ अघोष नहीं होगा, इस लाइन में आ रहा है इसलिए ये विशेष है, क्योंकि लिखा महाप्राण वाली लाइन में है लेकिन अघोष नहीं है, ये सघोष है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का, वर्णों का, स्वरों का वर्गीकरण। हम स्वरों का और व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। उच्चारण स्थान कहते हैं दोस्तों जहाँ से हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किस स्थान से मुंह में, किस स्थान से हम उच्चारण करते हैं, उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए पहला है कंठ, बिल्कुल क्रम वाइज है। पहला कंठ है, कंठ के बाद में तालु आता है 2 नंबर पर। कंठ से ऊपर ये जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये कंठ है, ये काकल होती है जो बीच में इधर लटका होता है, ये काकल। और यहीं से लेकर काकल से यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ से और यहाँ तक दांतों के पीछे मसूड़ा होता है, उससे पहले ये तालु होता है। पहला नंबर पे कंठ है, दूसरे नंबर पे तालु है। तालु के बाद में जैसे ही तालु खत्म होता है आगे मसूड़ा आ जाता है, मसूड़ा को कहते हैं मूर्धा, मसूड़ा को कहते हैं मूर्धा। तो तीसरा स्थान मूर्धा होता है और चौथा स्थान मसूड़े के बाद में दांत आ जाते हैं, तो चौथा स्थान दांत, दंत और पांचवा दांतों के बाद में ओष्ठ आते हैं, ओठ, और छठा उसके बाद में नाक, नासिका। ये है हमारे उच्चारण स्थान। देखिए एक बार फिर से प्रदर्शित कर देते हैं आपके सामने। सबसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ, बिल्कुल क्रमवाई चलिए। कंठ, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धा, मूर्धा के बाद में दंत, दंत के बाद में ओष्ठ, ओष्ठ के बाद में नासिका। अब हम व्यंजनों का, स्वरों का वर्गीकरण कर लेते हैं, कहाँ से कौन सा बोला जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण।
कौन कौन सा स्थान होगा, कौन सा वर्ग किस स्थान से उच्चारित होगा, कौन सा व्यंजन कहाँ से होगा, कौन से वर्ग का कौन सा व्यंजन स्वर और उन वर्णों का क्या नाम होगा। आपको ध्यान है सबसे पहले उच्चारण स्थान कंठ है, तो पहला वर्ग ही क वर्ग आता है। पहले स्थान पर पहला वर्ग रख दो, पहले स्थान पर पहला वर्ग रख दो, तो सबसे पहला वर्ग क वर्ग आता है, आपको पता है। तो कंठ से क वर्ग बोला जाएगा। क वर्ग के क ख ग घ और अंगे भी इसी में आता है। हम पंचम वर्ण की अलग से बात करेंगे। और दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और विसर्ग। कंठ से बोले जाएंगे क वर्ग के चारों वर्ण या पांचों वर्ण, और है और विसर्ग भी कंठ से बोले जाएंगे। स्वर कौन कौन से आएंगे, पहला दूसरा स्वर ले लो, ए और आ। और इन्हें क्या कहेंगे, क्योंकि कंठ से बोले जाएंगे इसलिए इन वर्णों का नाम कंठे वर्ण होगा। कौन कौन से हैं कंठ से बोले जाने वाला, क वर्ग और है और विसर्ग। स्वरों में ए आ, पहला दूसरा, दो दो स्वर ले लेते हैं हम। दूसरा कंठ के बाद में तालु, तालु से दूसरा वर्ग कौन सा आएगा, क वर्ग के बाद में च वर्ग, तो तालु से बोले जाने वाला च वर्ग। बिल्कुल क्रमवाइज चलिए, इधर भी क्रमवाइज उधर भी क्रमवाइज। तो च वर्ग के चारों वर्ण या पांचों वर्ण आते हैं, हम पंचम वर्ण की अलग से बात कर लेंगे। च वर्ग च छ ज झ और ये और से यश तालु से, ये और तालव्य से तालु से बोला जाएगा, ये और से। स्वर कौन कौन से बोले जाएंगे, तीसरा चौथा, दो दो स्वर ले रहे हैं। पहला दूसरा हमने कंठ में ले लिया, ई और दीर्घ ई। इन्हें क्या कहेंगे जी, इन्हें कहेंगे तालु से बोले जाएंगे तो तालव्य वर्ण कह देंगे। तालु से बोले जाते हैं इसलिए तालव्य वर्ण कह देंगे। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा मसूड़ा, तीसरे नंबर पे मूर्धा आता है, तो तीसरा मूर्धा हो गया। इधर तीसरा वर्ग है ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। ट वर्ग के व्यंजन ट ठ ड ढ और अण भी आएगा, और र और स। बोलकर देखिए, र बोलोगे यहाँ मसूड़े पे जीवा टच होती है, मूर्धन्य स या मसूड़े पे मूर्धा पे जीवा टच होगी। तो र और स यह है, और स्वरों में केवल यहाँ एक स्वर लेना है, री स्वर ही मूर्धा से बोला जाता है। और इन व्यंजनों को, इन वर्णों को, इन स्वरों को मूर्धन्य वर्ण कहेंगे, क्योंकि ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इनका नाम मूर्धन्य वर्ण हो गया। चौथे नंबर पे पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा और चौथा दांत। मसूड़े के बाद में दांत आता है। इधर चौथा वर्ण क्या है अपना, त वर्ग। त वर्ग के सारे व्यंजन त थ द ध और ल और स, ल और स। ये दंते, ये स दंते स है, ये तालव्य था, ये मूर्धन्य था और ये दंते हैं। क्योंकि ये जहाँ से बोले जाते हैं वही इनके नाम होते हैं, और दांतों से बोले जाने वाला कोई स्वर नहीं है, कोई भी स्वर दांतों से नहीं बोला जाता। और इन वर्णों को दंते वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये दंत से या दांतों से बोले जाते हैं। दांतों की सहायता के बगैर ये बोले नहीं जा सकते। तय बोलकर देखिए, दांतों के स्पर्श किए बगैर आप तय नहीं बोल सकते। कंठ में जीभ स्पर्श होगी। जीभ ऐसा नहीं है कि आगे वाला हिस्सा पीछे जाकर टच करेगा, जीभ पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठकर टच होता है। जीभ का कभी बीच वाला हिस्सा तालु पे टच होता है, पीछे वाला कहाँ होता है, आगे वाला हिस्सा मूर्धा पे और दांतों पे टच होता है। पांचवा वर्ण वर्ग है, यह स्थान है, पांचवा स्थान ओष्ठ। क्योंकि हम दंत तक आ चुके हैं, दंत के बाद में आते हैं बार ओष्ठ। ओष्ठ से बोला जाएगा प वर्ग। पांचवा वर्ग इधर प वर्ग है, प फ ब भ, प फ ब और भ। बिना ओष्ठ की सहायता के प नहीं बोल सकते। प वर्ग ओष्ठ की सहायता के बगैर बोला ही नहीं जा सकता, और ओष्ठ की सहायता से ही उ और ओ। देखो ओष्ठ ओठ गोल होते हैं, इसलिए ओष्ठ की सहायता से ही इन्हें बोले जाते हैं। तो ये वर्ण कहलाते हैं ओष्ठे वर्ण। प वर्ग और उ दोनों ही उ। हमने यहाँ दो दो लिए, बीच में एक ले लिया और दो यहाँ ले लिए, ये ओष्ठे हैं। और छठा होता है नासिका। छठा स्थान है नासिका। और चूंकि पांच वर्ग तो खत्म हो चुके हैं, पांचों वर्ग खत्म हो चुके हैं, अब ये है पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण जो नासिका से बोले जाते हैं, नाक से बोले जाते हैं, ङ, य, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का। और विसर्ग हमने यहाँ लिया था अयोग वा में से, और यहाँ पर अनुस्वार ले लिया अंग, ये नाक से बोले जाते हैं। ये यहाँ पे वर्ण लिखा है पंचम वर्ण, पंचम वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण नासिका से बोले जाते हैं, और अपने स्थान से कंठ से भी बोले जाते हैं। तो कंठ से और नासिका से बोले जाते हैं। जैसे ये है तो ये तालु से और नासिका से बोला जाता है, और नासिका से बोले जाने वाले कोई स्वर नहीं है। तो
तो इन्हें क्या कहेंगे? इन वर्णों को नासिक के वर्ण कहेंगे। पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण और अनुस्वार अंग, इन्हें कहते हैं नासिक के वर्ण, क्योंकि नासिका से बोले जाते हैं। अब उच्चारण स्थान तो हमारे 6 ही है, खत्म हो चुके हैं। इनके बाद में और भी हमारे स्वर बचते हैं, कुछ वर्ण बच जाते हैं। ये कहाँ से बोले जाते हैं? ए आई, देखो ए आ 2 ले लिए, ई 2 ले लिए, री ले लिया, उ औल ऊ ले लिया, अब बच गए ए और आई। हमने देखा था स्वरों के वर्गीकरण में ए का निर्माण होता है ऐसे, ए और ई से। ए और ई मिलकर ये विजातीय स्वर है, संयुक्त स्वर है, इसलिए ए और ई से, तो ए और ई को मिलाकर हम इसका उच्चारण स्थान भी तो निकाल सकते हैं दोस्तों। ए का कंठ है और ई का तालु है, तो इसमें देखो मिला हुआ ए और ई है, तो इन दोनों से मिलकर ही इसका उच्चारण स्थान निर्धारित हो पाता है। तो इन्हें कहते हैं, इनके उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ तालव्य, क्योंकि ए कहाँ से बोला जा रहा है? कंठ से। ई कहाँ से बोला जा रहा है? तालु से। तो ये ए और ई से मिलकर बना है, इसलिए यह कंठ और तालु से बोला जाता है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। इनके बाद में हमारे पास स्वर और बचते हैं। ए आ हो गया, ई हो गया, री हो गया, ऊ हो गया, ए आई हो गया, बचा ओ औ। ओ औ कहाँ से बोले जाते हैं? ओ औ, ओ का निर्माण होता है ए धन ऊ से, ए कंठ से, और ऊ बोला जाता है ओष्ठ से, तो ये हो गए कंठोष्ठ। कंठ धन ओष्ठ, ए कंठ से और ऊ ओष्ठ से बोला जाता है, तो दोनों को मिलाकर कंठ और ओष्ठ कर लिया तो कंठोष्ठ कहलाएंगे। बचा हुआ हमारा देखो सारे व्यंजन इसमें आ गए, लेकिन ल बच गया। ल का कहीं यहाँ दंत से बोला जाता है, दंते है, और साथ ही पार्श्विक भी है। ल पार्श्व का अर्थ होता है दोस्तों बगल, साइड। ल को बोलकर देखिए, ल बोलोगे जीभ बीच में दांतों पे टच हो जाएगी, दांतों से ऊपर, दांतों पर, और दोनों तरफ से आवाज निकलती है। ल दोनों तरफ से, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से वायु निकलती है, बीच में बंद हो जाता है, और दोनों तरफ से पार्श्विक, इसका मतलब दोनों बगल से इनकी वायु बाहर निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। और दंते तो यह है ही, दंते हैं। और बचा हुआ व बोला जाता है दांत और ओष्ठ से, दांतों से और ओष्ठ से व का उच्चारण होता है।